हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय के मॉडल पेपर नंबर 3 के प्रश्न संख्या 13 से लगा करके 19 पर चर्चा करेंगे। 13 से 19 पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम जो हैं वीडियो बना चुके हैं, उसमें हम सभी मॉडल पेपरों में प्रश्न संख्या 1 से 12 पर चर्चा कर चुके हैं, सभी मॉडल पेपर पर। और दूसरी कड़ी में जो हम 13 से 19 तक के प्रश्नों पर चर्चा करते चले आ रहे हैं, हम जो है 8 तक जो मॉडल पेपर हैं उनके 13 से 19 पे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और जब ये समाप्त हो जाएगा तो 19 से आगे के प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये जो श्रृंखला है क्रमबद्ध रूप से चलेगी। अगर आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, ये लघुतरात्मक प्रश्न है 13 से 22, लेकिन 19 तक की चर्चा कर रहे हैं हम। निम्नलिखित कथनों को पढ़ करके सत्य और असत्य में से उपयुक्त पर सही अंकित कीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है 2 की घात 5 भाग 2 की घात 2 का अर्थ 5 2 2 की घात 5 माइनस 2 है क्या? तो ये बिल्कुल सही है। जब भी घात के बीच में, जब भी जो घात वाला प्रश्न हो और उसमें बीच में भाग का चिन्ह हो, तो भाग का चिन्ह माइनस में परिवर्तित हो जाता है आधार समान होने पर। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये भाग का चिन्ह माइनस में परिवर्तित हो जाएगा। अगर गुणा का चिन्ह होता तो वो फिर प्लस में परिवर्तित हो जाता। तो ये कथन बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है, तो यहाँ हम सत्य पर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है 3 की घात 0 का मान 2 होता है क्या? बिल्कुल गलत है ये बात, क्योंकि किसी पर भी अगर घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे अगर यहाँ 5 की घात 0 भी होता तो उसका मान भी 1 ही होता। तो ये कथन बिल्कुल असत्य है, तो यहाँ हम असत्य भर देंगे। अगला प्रश्न है ब्रैकेट माइनस 8/3 की घात 24 में घातांक 2 है क्या? देखिए, यहाँ पे घातांक जो है वो 24 लिखा हुआ है और ये कह रहा है कि घातांक 2 है क्या? तो ये कथन भी बिल्कुल असत्य है। अगला प्रश्न है ब्रैकेट 1/2 की घात माइनस 2 का हल 4 होगा क्या? देखिए, जब भी घात माइनस में होती है तो वो अपना स्थान परिवर्तित कर लेती है। यानी अगर ये नीचे है तो ये ऊपर चली जाएगी, ऊपर है तो नीचे आ जाएगी। तो चूंकि यहाँ पर नीचे है तो ये ऊपर चली जाएगी, अर्थात 2 की घात 2 हो जाएगा। और ये चिन्ह जो है वो भी परिवर्तित हो जाएगा, ऊपर जाते ही ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा और ऊपर जाते ही इसका मान हो जाएगा 2 की घात 2, चिन्ह हट जाएगा। तो 2 की घात 2 का मतलब 2 को 2 बार गुणा करेंगे, यानी कि 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास में 4। और ये भी यही कह रहा है कि इसका मान 4 होगा क्या? बिल्कुल सही बात है, तो ये कथन हमारा सत्य है। आइए अब चर्चा करते हैं अपने 14वें प्रश्न पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये वाला प्रश्न है। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज, देखिए ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज जो है वो आयत की तरह होता है, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत और समांतर चतुर्भुज में ये अंतर होता है कि इसमें ये जो कोण होता है वो आयत में 90 डिग्री का होता है, इसमें 90 डिग्री का नहीं होता है। तो एक समांतर चतुर्भुज हो गया ए बी सी और डी। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि ए डी का जो मान है वो किसके बराबर होगा? देखिए यहाँ पर देखो, पहले ए और ये डी, इसका मान किसके बराबर होगा? देखिए ए डी का मान इसके बराबर होगा, बी और सी के। तो ए डी का मान बी सी के बराबर होगा, यहाँ टिक कर देंगे हम बी से। इसी प्रकार से ये जो कोण है डी सी बी, सबसे पहले डी को पकड़ो, डी फिर सी और फिर बी, इस कोण की बात हो रही है। तो ये कोण किसके बराबर होगा? देखिए, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो सम्मुख कोण होते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये इस कोण का नाम क्या होगा? इस कोण का नाम होगा बी ए डी। इसको बी ए डी भी बोल सकते हैं या डी ए बी भी बोल सकते हैं, तो दोनों नाम इसके हो सकते हैं। मतलब ए बीच में आएगा, जिस पर कोण बनता है वो पॉइंट हमेशा बीच में आता है, तो बी ए डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला चीज है ओ सी। देखिए, ओ ये रहा और ये सी, यानी ये आधी भुजा, अर्धक, ये किसके बराबर होगा? इस आधे के बराबर होगा, यानी ये बीच का पॉइंट होता है। तो ये आधा इधर और ये आधा इधर, तो इस वाले का नाम हो गया ओ ए, तो यहाँ ओ ए आ जाएगा। एम जो है कोण डी ए बी, यहाँ डी ए बी पकड़ो, डी ए बी, मतलब इस कोण की बात कर रहा है ये डी ए बी। दूसरा कोण है सी डी ए,
CDA, इस कोण की बात हो गई। यानी ये दो कोणों की बात हो रही है, इसकी और इसकी। तो ये हो गए संपूरक कोण, और संपूरक कोण हम जानते हैं कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर आपका 180 डिग्री आ जाएगा। आइए अब चर्चा करते हैं अपने 15वें प्रश्न पर। खंड ए का खंड ब से मिलान कीजिए। खंड ए में कुछ पॉइंट लिखे हैं, लंबाई और चौड़ाई, और खंड ब में लिखा हुआ क्षेत्रफल। देखिए आप जानते हैं कि जो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, मतलब इन दोनों को गुणा करना है आपको। तो देखो 3 को 5 से गुणा करेंगे पहले, तो 3 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 पंजे 15। तो इन सब ऑप्शन में 15 कहाँ है, ये रहा। और x को y से गुणा करेंगे तो xy, यानी कि ए का जो ऑप्शन है, ए के लिए हमारे पास में 4 ऑप्शन, जो चौथे नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही है, यानी कि हम इसको इससे मिलान कर देंगे। अगला है 9 और इधर है 4, 9y और 4y²। तो 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 9 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 36। 36 कहाँ है, ये रहा। तो यानी ये इससे मिल जाएगा। और y और y, 3y हो गया तो y के ऊपर आ जाएगा 3y³। 4 और 5 को गुणा करेंगे तो 20, देखिए ये रहा 20। और इनको भी मिला लीजिए, व्यंजकों को भी, a b और b c। तो a तो एक बार है, ये a आ गया। b यहाँ भी है, तो b और b गुणा होंगे तो b² हो जाएगा और ये c आ जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट इसको इस तरीके से यहाँ मिला देंगे। अगला प्रश्न आ रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है। अब जब पासा जानते हो आप, लूडो खेलने वाले हैं तो पासा जानते हैं आप, उसमें 1 से 6 तक अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक होते हैं। तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। एक अभाज्य संख्या, देखिए पासे में ये 6 अंक होते हैं, ठीक है। पहले बोल रहा है अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल खुद के पहाड़े में ही आती है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या है 2, 3 और 5। देखिए एक जो है इसको अभाज्य नभाज्य कुछ नहीं माना गया है, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई, ये 2 भी है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो 3 भाज्य संख्या हो गई, 2 3 और 5 ये अभाज्य संख्या। दूसरा प्रश्न वो कर रहा है अभाज्य संख्या नहीं। तो जो अभाज्य संख्या है उसके अलावा जो भी संख्या होगी वो यहाँ आ जाएगी। जैसे 1 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया। 5 से बड़ी संख्या, तो देखिए 5 से बड़ी संख्या केवल एक ही है, 6। 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 से 5 तक की संख्याएं 5 से बड़ी नहीं है, उसमें 5 भी सम्मिलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास में प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 ये है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से हम उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इनके अंकों को जोड़िए, 7 और 2 9, 9 18। इसका मतलब इसके अंकों का योग हो रहा है 18। तो 3 का भाग जाएगा, जब इसमें 3 का भाग देंगे तो 243 आएगा। 243 में भी 3 का भाग चला जाएगा, 81 आएगा। 81 में भी 3 का भाग चला जाएगा, 27 आएगा। 27 में भी 3 का भाग चला जाएगा तो 9 आएगा। और 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा। और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा। यहाँ आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अब चूंकि वो पूछ रहा है वर्गमूल, तो वर्गमूल पूछ रहा है तो हम 2 2 के जोड़े बना लेंगे, यानी ये 1 और ये 2, इन 3 2 में से एक ही 3 यहाँ लेना है। इसी प्रकार से 1 2, इन 2 3 में से भी एक 3 लेना है, और यहाँ भी इनमें से एक 3 लेना है। तो कुल 6 3 है, उसमें से हमें 3 3 ले लेना है, ठीक है। और जब इनको गुणा करेंगे, 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 9, और 9 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 27 उत्तर हमारा आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास में, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। यानी कि ये पूछ रहा है कि ऐसा समबहुभुज संभव है क्या जिसमें बाह्य कोण की मान 22 डिग्री हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास में, बाह्य कोण की माप उसने हमें बता दी है, 22 डिग्री है। अब सबसे पहले हम भुजाओं की संख्या निकालेंगे। आप जानते हैं भुजाओं की संख्या का सूत्र होता है 360 बटा बाह्य कोण। यहाँ बाह्य कोण आ जाएगा, तो 360 में बाह्य कोण का मान है 22, तो मैंने यहाँ पहले 22 लिख दिया, क्योंकि जो भुजाओं की संख्या का सूत्र होता है वो होता है 360 बटा बाह्य कोण।
तो ये 360 तो ऊपर लिख दिया और बाह्य कोण की जगह मैंने लिख दिया 22। तो 360 में जब हम 22 का भाग देंगे, तो 360 में जब हम 22 का भाग देंगे तो वो भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, मतलब कि शेषफल बच जाता है। अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है और शेषफल बच जाता है, इसका मतलब है कि ऐसा समबाहुभुज बनाना संभव नहीं है, मतलब शेषफल नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो ये बात सिद्ध हो गई है कि ये ऐसा जो है समबाहुभुज संभव नहीं है जिसमें बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। क्या यह किसी समबाहु, दूसरा प्रश्न इसने बी वाला प्रश्न पूछा है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है क्या? मतलब बाह्य कोण की माप 22 है, अगर इसका अंतः कोण निकाले तो कितना आएगा? तो अंतः कोण आएगा, अंतः कोण निकालने का सूत्र क्या है? बाह्य 180 में से बाह्य कोण को घटा देंगे, तो 180 में से 22 घटाएंगे तो 158 आएगा। लेकिन 158 का भाग भी जब 360 में देंगे तो वो भी पूरा भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये अंतः कोण भी नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारे पास में प्रश्न संख्या 19। 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक समायोजित होता है। देखिए यहाँ पर मूलधन दे दिया 8,000, समय दे दिया 2 साल 2 वर्ष, और दर जो है शर्त वो 5% है वार्षिक से। ठीक है, देखिए दो तरह की होती हैं, वार्षिक और अर्धवार्षिक, तो यहाँ पर ये वार्षिक दे रखा है। अब इसके लिए ये समझिए आप, मूलधन का यानी प्रिंसिपल अमाउंट उसने बता दिया 8,000 रुपये, समय उसने बता दिया 2 साल, दर बता दिए 5। अब हमारे पास में हमें चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र याद होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 समय माइनस मूलधन। तो यहाँ मूलधन में हम लिखेंगे 8,000, यहाँ पर जो भी दर है, जैसे 5% है तो यहाँ 105 लिख देंगे, 20 है तो 120 लिख देंगे, मतलब 100 में जोड़ के लिख देंगे, 100 एकम 100 और 5 105, इस तरीके से। कितनी बार लिखना है? अगर समय 2 साल है तो इस चीज़ को 2 बार लिखना है, समय अगर 3 साल है तो 3 बार लिखना है, यहाँ 2 है तो 2 बार लिख देंगे, माइनस और फिर वापस से मूलधन आपको लिखना है। अब इसको हल करेंगे आप, देखो 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, इस 1 जीरो से भी 1 जीरो कट गई। ठीक है, अब इसको 5 के पहाड़े से काट लेंगे, या आप काटे तो काटे, नहीं तो सबको पहले इन ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर लेंगे और उसमें 100 का भाग लगा देंगे, और फिर जो भी हमारे पास में उत्तर आएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कुछ उत्तर जो भी आता है उसमें से फिर हम 8,000 को घटा देंगे। तो इस तरीके से जो है इसमें हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए इसको हमने किया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 8,820। ठीक है, जब इसको करेंगे तो हम सॉल्व पूरे को, और इसमें से फिर ये 8,000 हम घटा देंगे, तो हमारे पास में ब्याज कितना आ गया? 820 रुपये। ये हमारे पास में चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अगला प्रश्न है हमारे पास में, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की एक समान चाल से चल रही है, अर्थात उसने हमें बता दिया कि रेलगाड़ी की चाल हो गई स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में वो 75 किलोमीटर जाती है। अब प्रश्न वो पूछ रहा है कि वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। जैसे वैसे तो अंदाज़ा भी अपन लगा सकते हैं कि जब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में वो 75 सेकंड जा रही है, 75 किलोमीटर जा रही है, तो 30 मिनट में 75 का आधा हो जाएगा और 20 मिनट में उससे थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि 75 से तो यानी 75 का आधा हो जाएगा 37 और 37.5, और 37.5 से भी थोड़ा कम इसका उत्तर आना चाहिए। तो देखिए दूरी का, जो दूरी इसने पूछी, दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय। यहाँ पर चाल जो है वो है 75, तो यहाँ चाल की जगह हम लिख देंगे 75, और समय जो है वो हमें मिनट में दिया है देखो, जबकि यहाँ पर चाल देखो घंटे में है, तो समय भी घंटे में होना चाहिए था, लेकिन दे दिया उसने मिनट में। कोई बात नहीं है, इस मिनट वाले समय को हमें घंटे में परिवर्तित करना पड़ेगा, और घंटे में परिवर्तित करने के लिए जो भी यहाँ संख्या दे रखी है ना उसके नीचे हम 60 लगा देंगे।
तो इस तरीके से चाल की जगह तो हम लिख देंगे ये 75, और समय की जगह हम जो है 20 नहीं लिखेंगे बल्कि 20/60 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 20 तो मिनट है, हमें इसको घंटे में परिवर्तित करना है, तो 60 लिखेंगे क्योंकि हमारी चाल यहाँ घंटे में है। समझ गए? तो यहाँ पर आ जाएगा। अभी जब इसको हम काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गई हमारी। 75 को 2 से गुना करेंगे तो 75 का पहाड़ा अगर 2 बार बोलते हैं या इसको गुणा करते हैं तो ये आता है हमारे पास में 150। और जब इसमें 6 का भाग लगा देंगे, 75 में 6 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा 25। अगला प्रश्न वो कर रहा है कि 250 सेकंड नंबर का है, 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए 250 किलोमीटर की जो दूरी है, मतलब यहाँ दूरी अब दे दिया उसने 250, तो समय पूछ रहा वो, तो समय का सूत्र, जैसे यहाँ पर दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय, तो समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी की जगह हम लिख देंगे 250 और चाल की जगह लिख देंगे हम 75। ठीक है। और जब हम 250 में 75 का भाग देंगे तो यहाँ पर जो है 25 से काट लीजिए इसको। 25 के पहाड़े में 75 आता है 3 बार में, और 25 के पहाड़े में 250 आता है 10 बार में, यानी 10 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा। और जब हम 10 में 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 सही 1/3, तो यानी 3 घंटे, और 1/3 का मतलब हो गया 20 मिनट, यानी कि 3 घंटे और 20 मिनट का समय लगेगा। कितनी दूरी तय करने में? 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में। इस तरीके से जो है हमने इसमें 20 प्रश्नों तक का जो है अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये 20 प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है, आगे भी इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।